नमस्ते। मैं रेनोस वैकिस, विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री और एक्सीलरेटिंग डेवलपमेंट आइडियाज फॉर इम्पैक्ट का आपका मेजबान हूं। यह आपका सामान्य पॉडकास्ट नहीं है। ये आर्थिक विकास के लिए विश्व बैंक संस्थान द्वारा आपके लिए लाई गई एक एआई संचालित बातचीत है, जहां हम एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नवीनतम शोध को उजागर करते हैं, बड़े विचारों को वास्तविक दुनिया के प्रभाव में बदलना। चलो शुरू करते हैं। परिचय के लिए धन्यवाद रेनोस। आप जानते हैं, जैसे जैसे हम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 स्टैंडर्ड फॉर डेवलपमेंट को गहराई से देखते हैं, ये उतना ही दिखाता है कि लोग कैसे सोचते हैं और कैसे काम करते हैं। रिपोर्ट में स्टैंडर्ड्स को अर्थव्यवस्था की अदृश्य नींव कहा गया है, और ये बात मुझे काफी छू गई। हम सड़कें और बिजली के ग्रिड बनाने पर तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन उन नियमों की बात कम ही करते हैं जो इन सबको सही तरह से चलाते हैं। बिल्कुल सही। ये सच में एकदम सही उदाहरण है। जरा सोचिए, अगर स्टैंडर्ड्स ना हो तो प्लग सॉकेट में फिट ही नहीं होगा और बोल्ट नट में नहीं बैठेगा। रिपोर्ट इसे 3 जरूरी कामों में समझाती है। पहला, माप, जिससे सब कुछ एक जैसा और ठीक रहता है। दूसरा, मेलजोल, ताकि चीजें आपस में सही से काम करें। और तीसरा, गुणवत्ता, जिससे सुरक्षा बनी रहती है। ये तो सरल लगता है, लेकिन रिपोर्ट में एक पैराडॉक्स का जिक्र है, कुछ स्पगेटी बॉल के बारे में। हाँ, वही स्पेगेटी बॉल। ये आज की वैश्विक स्थिति को समझाता है। कुछ चीजों में इतने ज्यादा एक दूसरे पर चढ़े हुए और अपनी अपनी मर्जी वाले स्टैंडर्ड्स हैं कि सब गड़बड़ हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एआई जैसी बड़े जोखिम वाली तकनीकों में जरूरी रूल्स ही नहीं है। यानी कहीं बहुत ज्यादा नियम है और कहीं बहुत कम। ये बिजनेस के लिए सिरदर्द जैसा लगता है, लेकिन चलिए इसके फायदे देखते हैं। जब हम इसे सही करते हैं, ये सिर्फ सुविधा के बारे में नहीं है, ये एक विशाल आर्थिक ड्राइवर है। विशाल, यही शब्द है। जो बात मुझे सच में हैरान करती है वो ये है, शिपिंग कंटेनर को ही देख लीजिए। सिर्फ उस लोहे के डिब्बे को एक जैसा बना देने से उन्नत देशों के बीच व्यापार 15 साल में 1240% तक बढ़ गया। रुकिए, 1200% से अधिक केवल एक स्टैंडर्ड बॉक्स से? हाँ, ये पिछली 50 सालों में हुए सभी व्यापार समझौतों के कुल असर से भी ज्यादा है। और आज तकनीकी गैर शुल्क नियम, जो अक्सर गुणवत्ता के स्टैंडर्ड से जुड़े होते हैं, दुनिया के लगभग 90% व्यापार को प्रभावित करते हैं, जबकि 90 के दशक के आखिर में ये सिर्फ 15% था। तो अगर आप एक विकासशील देश हैं, आप वास्तव में बाहर नहीं निकल सकते, आपको खेल खेलना होगा। हाँ, और ये खेल खेलने से फायदा भी होता है। कम और मध्यम निम्न आय वाले देशों की कंपनियां जो ये अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स अपनाती हैं, वो उच्च आय वाले देशों की कंपनियों से ज्यादा बिक्री का फायदा दिखाती हैं। ये सच में अंतर पैदा करता है। मैंने भी रिपोर्ट में ट्यूनीशिया का उदाहरण देखा। ये सिर्फ लोकल कंपनियों के ज्यादा मेहनत करने की बात नहीं थी, ये विदेशी सीधे निवेश के बारे में था, है ना? बिल्कुल। ट्यूनीशिया के ऑटोमोटिव पार्ट्स सेक्टर में विदेशी निवेश से आईएसओ 9001 और पर्यावरण से जुड़े स्टैंडर्ड्स आए, जिससे स्थानीय सिस्टम को बेहतर बनना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि उस सेक्टर में 2010 से हर साल करीब 10% की बढ़त देखी गई। ठीक है, तो ये हुआ क्यों? लेकिन कैसे, थोड़ा मुश्किल लगता है। रिपोर्ट नीति निर्माताओं के लिए एक रास्ता बताती है, अडैप्ट, अलाइन, ऑथर। क्या हम इसे थोड़ा आसान करके समझ सकते हैं? यही पूरा रोड मैप है। सबसे पहले आता है अडैप्ट। जब कोई देश विकास की शुरुआती दौर में होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स को अपनी स्थानीय हालत के हिसाब से ढालना चाहिए अगर जरूरत हो। सिर्फ कॉपी पेस्ट करना ठीक नहीं है अगर आप उसे लागू ही नहीं कर सकते। हाँ, जैसे फल सब्जियों में कीटनाशक की मात्रा तय करने के नियम। बिल्कुल। हम सब चाहते हैं कि फल कीटनाशक मुक्त हों, लेकिन हकीकत ये है कि बहुत कम स्तर तक पहुंचना सिर्फ ज्ञान से नहीं, बल्कि जांच करने वाली लैब होने से भी जुड़ा है। कम और मध्यम आय वाले देशों में ऐसी लैब्स अक्सर काफी नहीं होती। इसलिए जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स को देश की अपनी क्षमता के हिसाब से बदला जाए। लेकिन जैसे जैसे क्षमता बढ़ती है, तब आप अलाइन की तरफ जाते हैं, यानी अपने घरेलू नियमों को अंतर्राष्ट्रीय नियमों से मिलाना, ताकि व्यापार में रुकावट ना आए। और फिर आखिरी चरण है ऑथर। हाँ, आखिर में आप चाहते हैं कि वैश्विक नियम तय करने की मेज पर आपकी भी जगह हो। यहाँ चीन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वो नियम मानने वाले से नियम बनाने वाला बन गया। अब चीन के विशेषज्ञ आईएसओ जैसी अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाने वाली संस्थाओं में ज्यादा दिखाई देते हैं। 2000 से पहले उनके योगदान 13 थे, जो 2015 तक बढ़कर 182 हो गए। ये चीन के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ एक बड़ी दिक्कत सामने आती है। रिपोर्ट बताती है कि भागीदारी में बहुत बड़ा अंतर है। कम आय वाले देश आईएसओ की सक्रिय तकनीकी समितियों में सिर्फ 7% हिस्सा लेते हैं, और उच्च आय वाले देश
84%। ये वाकई बहुत बड़ी असमानता है। और बात सिर्फ मीटिंग में जाने की नहीं है, फर्क तब भी दिखता है जब स्टैंडर्ड्स को लागू करने की बात आती है। कई स्टैंडर्ड्स जांच और प्रमाणन पर टिके होते हैं। इसे क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। आप इसे स्टैंडर्ड्स के अंदर की पाइपलाइन समझ सकते हैं। लैब के बिना स्टैंडर्ड्स अक्सर ठीक से काम नहीं करते। ये आंकड़े काफी सख्त हैं। इथियोपिया में आईएसओ स्टैंडर्ड्स के लिए 100 से भी कम मान्यता प्राप्त ऑडिटर हैं, जबकि जर्मनी में 12,000 हैं। और इस कमी की कीमत चुकानी पड़ती है। विकासशील देश में किसी कंपनी के लिए स्टैंडर्ड्स का पालन करना करीब 4,25,000 अमेरिकी डॉलर तक पड़ सकता है। ये बहुत बड़ी रकम है। हाँ, ये ऐसी रुकावट है जो छोटे कारोबारों को पूरी तरह बाहर कर देती है। तो सलाह यही है कि सरकारें ये ढांचा तैयार करें। इसे कदम दर कदम करना जरूरी है। और ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, निजी क्षेत्र की भी बड़ी भूमिका होती है। शुरुआत सबसे जरूरी चीजों से करें, जैसे स्वास्थ्य और सुरक्षा, जहां सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर जैसे जैसे बाजार मजबूत होता है, जांच, लैब जैसी चीजों में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाई जाए। क्योंकि अगर बुनियादी ढांचा ही नहीं होगा तो स्टैंडर्ड सिर्फ कागज पर लिखे नियम रह जाएंगे। स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात करें तो यही रिपोर्ट ने मेरी सोच बदल दी। हम आमतौर पर स्टैंडर्ड्स को औद्योगिक चीजों से जोड़ते हैं, जैसे स्क्रू, कंटेनर, माइक्रोचिप्स, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि ये सार्वजनिक चीजों जैसे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी बहुत जरूरी हैं। मेरे हिसाब से ये रिपोर्ट का सबसे इंसानी पहलू है। प्रक्रिया से जुड़े नियम जान बचाते हैं। बस कुछ तय कदमों की एक सूची, जिन्हें हर बार वैसे ही अपनाया जाए। यही एक रूपता की ताकत है। दुनिया भर में WHO की सेफ सर्जरी चेकलिस्ट का बड़ा असर दिखा। पायलट अस्पतालों में मौतें 47% कम हुई और जटिलताएं 36% घट गई। लेकिन दुख की बात यह है कि कम और मध्यम आय वाले देशों में 60% मौतें ऐसी बीमारियों से होती हैं जिनका इलाज संभव है। समस्या दवाओं की कमी नहीं है, समस्या है अच्छी, एक जैसी और मानक देखभाल की कमी। शिक्षा में भी यही कहानी है ना? मैंने ब्राजील के सियारा के बारे में पढ़ा। सियारा सच में एक शानदार सफलता की कहानी है। उन्होंने पढ़ने लिखने के साफ मानक और शिक्षकों के काम के नियम तय किए। 2 दशकों से भी कम समय में उनका शिक्षा गुणवत्ता स्कोर 3.2 से बढ़कर 7.7 हो गया। और उन्होंने कक्षा 2 तक लगभग हर बच्चे को पढ़ना लिखना सिखा दिया। लेकिन इसमें एक पकड़ है ना, आप केवल कागज पर मानक बढ़ा नहीं सकते। बिल्कुल। पाकिस्तान का उदाहरण देखिए, वहां शिक्षकों के लिए ज्यादा योग्यता जरूरी कर दी गई, यानी कागज पर ऊंचा मानक बना दिया गया। लेकिन बच्चों की पढ़ाई के नतीजे नहीं सुधरे। क्यों? क्योंकि क्लास के अंदर पढ़ाने का तरीका नहीं बदला। मानकों का काम रेज्यूमे नहीं बल्कि व्यवहार बदलना होना चाहिए। ये बात पर्यावरण वाले हिस्से से भी जुड़ती है। हमारे पास ये डी जूरे मानक हैं जो कानून कहता है, और डी फैक्टो मानक जो वास्तव में होता है। और हवा की गुणवत्ता के साथ वो अंतर सचमुच लोगों की जान ले रहा है। हाँ, दुनिया की 99% आबादी ऐसे इलाकों में रहती है जहाँ WHO के हवा की गुणवत्ता वाले नियम पूरे नहीं होते। अगर ये नियम पूरे किए जाएं तो दुनिया भर में औसत उम्र करीब 2 साल बढ़ सकती है। लेकिन कम आय वाले देशों में नियमों का पालन करने में बहुत बड़ी कमी है। तो बिना तुरंत अरबों खर्च किए उस अंतर को कैसे कम किया जाए? रिपोर्ट बताती है कि पारदर्शिता खुद एक मानक की तरह काम कर सकती है। हाँ, ये एक चतुर नीति तरीका है। जब अमेरिकी दूतावासों ने अलग अलग शहरों में हवा की गुणवत्ता का डेटा मापना और ट्वीट करना शुरू किया तो लोगों का दबाव बना। नतीजा ये हुआ कि उन शहरों में प्रदूषण 2 से 4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक कम हो गया, क्योंकि सरकारों को जवाब देना पड़ा। जानकारी खुद ही मानक बन गई। ये शानदार है। जैसे ही आप इसे नापते हैं और लोगों को दिखाते हैं, आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। बिल्कुल, यही पारदर्शिता शासन पर भी लागू होती है। घाना में पाया गया कि स्थानीय सरकार की लगभग 3 हिस्सा प्रोजेक्ट्स जैसे स्कूल और सड़कें कभी पूरी ही नहीं होती, वे बस बीच में रुक जाती हैं। और ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये भ्रष्टाचार है ना? किसी ने पैसे जेब में डाले। हाँ, ज्यादातर लोग यही मानते हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि ये ज्यादातर खराब प्रबंधन की वजह से होता है, यानी संगठन चलाने के नियम सही से लागू नहीं होते। उदाहरण के लिए भर्ती को देखें। योग्यता के आधार पर नौकरी देना हर जगह एक जैसा नहीं है। उसी सरकार के अंदर कुछ विभाग 100% योग्यता पर भर्ती करते हैं, जबकि कुछ में ये सिर्फ 20% ही है। तो एक जैसी तय प्रक्रियाएं इसे ठीक कर सकती हैं? हाँ, कर सकती हैं। पंजाब, पाकिस्तान में टैक्स कलेक्टरों के लिए काम के हिसाब से भुगतान के नियम बनाए गए। सिर्फ प्रोत्साहनों को एक जैसा करने से 2 साल में राजस्व संग्रह करीब 40% बढ़ गया। ये तो निवेश पर बहुत बड़ा फायदा है। ठीक है, हमने व्यापार, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सरकार की बात कर ली, लेकिन आगे की तरफ देखें तो रिपोर्ट AI, बायोटेक्नोलॉजी जैसी बदल देने वाली तकनीकों को लेकर एक चेतावनी भी देती है। आप सही हैं, कुछ जगहों पर नवाचार नियमों से कहीं तेज चल रहा है, और जब बीच में खाली जगह रह जाती है तो उपभोक्ताओं को ऐसे खतरों का सामना करना पड़ता है जिनके लिए उन्होंने कभी हामी नहीं भरी। इसलिए जरूरी है कि क्रांतिकारी तकनीकों के लिए भरोसेमंद नियम पहले तय किए जाएं।
ताकि लोग बिना सुरक्षा के न रह जाएं। यानी हमें वो अदृश्य ढांचा घर गिरने से पहले ही बना लेना चाहिए। ये सच में विकास को देखने का नजरिया बदल देता है। बात सिर्फ किसी समस्या में पैसा डालने की नहीं है, बात है ऐसा ढांचा बनाने की, सही माप, आपस में मेल और गुणवत्ता की जांच, जिससे पूरा सिस्टम अपने आप ठीक से चल सके। यही असली संदेश है। मानक, सपना और हकीकत के बीच पुल होते हैं, चाहे बात शिपिंग कंटेनर की हो या सर्जन की चेकलिस्ट की। जब नियम सही होते हैं तो देश सिर्फ जिंदा रहने से आगे बढ़कर वाकई तरक्की कर पाते हैं। इससे लोगों को जो सामान वे खरीदते हैं, जो हवा वे सांस में लेते हैं और जिन सरकारों के साथ वे जुड़े होते हैं, उन पर भरोसा होता है। अब आपकी बारी रेनोज। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर पूरा रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपकमिंग एपिसोड्स की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। और जाने से पहले इस एपिसोड के बाद आप क्या अलग करने जा रहे हैं, हमें जानकर खुशी होगी कि आपने क्या सीखा, उसे आप कैसे प्रैक्टिस में लाने वाले हैं और आगे आप किन टॉपिक्स पर हमारी बात सुनना चाहेंगे। हमें आपसे जानना अच्छा लगेगा।